आज देखेंगे। इलाही वो दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही ज़मीं होगी और अपना आसमां होगा, जब अपनी ही ज़मीं होगी और अपना आसमां होगा। शहीदों की चिताओं पे जुड़ेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पे जुड़ेंगे हर बरस मेले। वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। वतन की आबरू का पास देखे कौन रखता है, वतन की आबरू का पास देखे कौन रखता है। सुना है आज मकतब में हमारा इम्तिहान होगा, सुना है आज मकतब में हमारा इम्तिहान होगा, हमारा इम्तिहान होगा। लहराने वाला ये पहला तिरंगा था। अगस्त 1945 में दूसरा महायुद्ध खत्म हुआ और 3 साल 6 महीने 15 दिन के कब्जे के बाद अक्टूबर 1945 में और 1942 में जापानियों ने अंडमान पर कब्जा कर लिया। हालांकि अंडमान पर जापानियों का कब्जा सिर्फ 3 साल रहा, लेकिन तुम्हें तो याद होगा इस अरसे में उन्होंने कैसे कैसे जुल्म उठाए। उफ, पूछो मत। हर आदमी उनकी नजर में अंग्रेजों का जासूस था। हर रोज खेतों से, दूर दराज के गांव देहात से जेल के अधिकारी एक बार में 3 लोगों को फांसी चढ़ाते। मीनार के ऊपर लगा घंटा अपनी गहरी गंभीर घनघनाहट से खामोशी को चूर चूर कर देता और मीनार के ऊपर लगी बत्तियां जलने बुझने लगती, जिससे 8 मील दूर खाड़ी में लंगर डाले जहाजों को भी मालूम हो जाता कि 3 और कैदियों की जीवन ज्योत बुझा दी गई है। कोठरियों से दिल दहलाने वाली चीखें उठती, लेकिन मीनार की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर पहरा देते समुद्री पर इसका कोई असर न पड़ता। उसका वास्ता मरे हुओं से नहीं, जिंदा लोगों से था। वो कदम दर कदम, मंजिल दर मंजिल गश्त लगाता और रात की पारी के वार्डर आवाज लगाते, 21 सेल बंद, 4 वार्डर, ऑल राइट। और यूं जिंदगी का ढर्रा बदस्तूर जारी रहता। इसी बीच हजारों कैदियों की बद्दुआओं का बोझ अपनी आत्मा पर लादे डेविड बैरी आखिरकार अंडमान से विदा हुआ। हाँ, मगर तुमने तो देखा ही था कैसी हालत थी उसकी। सेहत जवाब दे चुकी थी, अंगों की हरकत बंद हो चुकी थी। 2 आदमियों ने उसे उठाकर जहाज पर पहुंचाया था। फिर खबर आई कि कलकत्ते पहुंचते ही उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। वतन परस्तों को उनके वतन से दूर रखने वाला खुद आखिरी घड़ी में अपने वतन का मुंह नहीं देख पाया। मगर डेविड बैरी के जाने के बाद भी
जेल अधिकारियों के जालिमाना रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। आखिरकार 12 मई 1933 को कैदियों ने फिर भूख हड़ताल का सहारा लिया। भूख हड़तालियों में सरदार भगत सिंह के बहादुर साथी महावीर सिंह भी शामिल थे, जिनके होठों पर हमेशा ये गीत रहता, न मुंह छिपा के जिए और न सर झुका के जिए, सितमगरों की नजर से नजर मिला के जिए, बस एक रात अगर कम जिए तो हैरत क्यों कि हम जहां में मशाले जला जला के जिए। हड़ताल के 5वें दिन जब कैदियों को जबरदस्ती खुराक दी जाने लगी तो महावीर सिंह ने ताकत भर विरोध किया। अरे ज़ालिमों, तुम नहीं जानते हम कौन हैं। हम मर सकते हैं पर छुप नहीं सकते। इनकलाब जिंदाबाद। हमें ऑर्डर मिला है तुम्हें नली से दूध पिलाने का। चलो जवान, पकड़ो इसे। तुम सांस और लगा लो, हम जबरदस्ती नहीं जाएंगे। तुम इसका नहीं साथ पकड़ो। तभी ना हो। चलिए सारे, डालिए नाक में नली, डालिए साहब। अरे इसकी तो आंखें उलट गई है। लगता है दूध इसके फेफड़े में चला गया है साहब। तो देखते क्या हो, नहीं करो, जल्दी करो। इसकी तो सांस बंद हो गई। अब क्या होगा? होगा क्या? इसकी लाश को गुपचुप ठिकाने लगा दो, किसी को कानों कान खबर ना हो। मैं कहता हूँ साहब, इसकी लाश को बोरे में डालकर पत्थर बांधकर समंदर में बहा दीजिए। किस्सा खत्म। चलो फिर ऐसा ही करो, झटपट ले जाओ इसे। लेकिन ये खबर छिपी न रह सकी। जब लोगों को पता चला तो देश भर में विरोध की भीषण लहर फैल गई। आखिरकार 45 दिन बाद 26 जून 1933 को जेल अधिकारियों ने हथियार डाल दिए। लो भाई, हमारी कुर्बानियां आखिर रंग ले ही आई। हाँ, सरकार को घुटने टेक देने पड़े। अब अखबार, पत्रिकाएं और किताबें मिलने लगेंगी। कोठरियों में बिजली का भी इंतजाम हो रहा है। हमसे जो काम लिया जाता है वो भी हल्का हो जाएगा। अब हम आपस में मिल सकेंगे, एक साथ बैठकर पढ़ लिख सकेंगे और खेल कूद में हिस्सा भी ले सकेंगे। ये सब हमारे उन बहादुर साथियों की वजह से हुआ है जिन्होंने अपनी जानें देकर हमारा रास्ता साफ किया है। मेरा कहना तो ये है कि हमें सबको पूरा इस बात का फायदा उठाना चाहिए कि जो पढ़ाई लिखाई इसमें छूट गई है उसे पूरा करना चाहिए। ठीक कहते हो, कितना कुछ करने को बाकी है। ऐसा करो, एक मीटिंग बुलाओ। हाँ, और इतिहास, अर्थशास्त्र, दर्शन, राजनीति और विज्ञान की बाकायदा क्लास शुरू करने का प्रस्ताव रखो। लेकिन देश अब भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। इन्हीं हालात में सन 1937 के संवैधानिक सुधार लागू किए गए और कांग्रेस ने अनेक प्रांतों में मंत्रिमंडल कायम किए। स्वाधीनता की तरफ बढ़ते कदमों में तेजी लाने के लिए अंडमान की सेल्यूलर जेल के बंदियों ने भी आवाज बुलंद की। बंदियों की रिहाई, स्वदेश वापसी और राजनीतिक बंदियों के लिए बेहतर सुविधाएं हासिल करने की मांग को लेकर 24 जुलाई 1937 को सेल्यूलर जेल के कैदियों ने सामूहिक अनशन शुरू किया। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे सरकार! मुर्दाबाद! वंदे सरकार! मुर्दाबाद! भारत माता की जय! भारत माता की जय! इस भूख हड़ताल का असर पूरे देश पर पड़ा। जगह जगह कैदियों के समर्थन में आंदोलन होने लगे। सारे देश के राजनीतिक बंदियों ने अनशन शुरू कर दिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने और कांग्रेस की पक्षियों की चहक
उनका मधुर स्वर, उनके झुंड कल कल करते नारियल के टुकड़ों पर टूट पड़ते। गंभीर विचारों से मुक्ति पाने के लिए मैं मन को बलपूर्वक इन बुलबुलों की चहक में लगाए रखता। मैं अपनी भाषा उन्हें सिखाने में असमर्थ था। यदि सिखा पाता तो मैं उन्हें देश प्रेम के गीत सिखा देता, ताकि अगर कोई मेरी कोठरी खोजता हुआ आए तो लोग कहते कि जिस कोठरी के सामने बुलबुल देश प्रेम के गीत गा रही हो वही सावरकर की कोठरी है। सावरकर को बुलबुलों के संगीत की जरूरत रही भी होगी, क्योंकि उनकी कोठरी के ठीक सामने ही फांसी घर था। पहली मंजिल की 4 कोठरियां फांसी पाने वाले कैदियों के लिए अलग कर दी गई थी और यहीं से मौत की सजा पाने वाले कैदी अपना आखिरी सफर शुरू करते। मौत की तरफ ये एक बिल्कुल अकेला रास्ता था, जिस पर ना कोई मददगार था, ना कोई सहारा। कोठरी से फांसी घर के बीच आखिरी कर्मकांड संपन्न होते। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बंदियों को छोड़ दो, छोड़ दो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बंदियों को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। जो आदमी स्ट्राइक करे, काम नहीं करे, उसको हथकड़ी लगाकर कोठरी में लटका दो, खाना बंद कर दो और 7 दिन तलक बिना नमक का कंजी दो। और क्यों सावरकर, तुम कब पागलपन का बहाना करेगा? तुम्हारे बाद मिस्टर बेरी। अच्छा, हाँ, जिस तरह के अत्याचार तुम कर रहे हो उनसे कोई भी आदमी पागल हो सकता है। रहने दो ये सब बात सावरकर। तुम अच्छी तरह जानता है उलासकर पागल नहीं था, बहाना करता था। मिस्टर बेरी, अगर तुम सोचते हो कि उल्लास बहाना कर रहा था, पागल नहीं होता जा रहा था, तब तुम पहले ही पागल हो चुके हो। नहीं समझता, लेकिन तुम अभी जवान है। अपना सजा पूरा करके वापस अपने मुल्क जाएगा, तब अपने हाथ से अपना जान क्यों लेता? क्या तुम डरपोक है? हम अपना सीनियर ऑफिसर का हुक्म नहीं बदल सकता, लेकिन तुम चाहेगा तो तुमको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा देगा। ठीक है। को तेल के कोनों में जोत दिया जाता। उल्लासकर दत्त ने इस सारी तकलीफ की दिल को छू लेने वाली तस्वीर खींची है। हमारे गांव में तेल के कोल्हू में बैल जोते जाते हैं और वो भी दिन भर में 10-12 सेर से ज्यादा सरसों का तेल नहीं निकाल पाते। जेल में मुझे 2 और कैदियों के साथ बैल की जगह जोत दिया जाता और हमें शाम तक 1 मन नारियल का तेल निकालने का काम सौंपा जाता। जमादार हमें दौड़ने पर मजबूर करते और रफ्तार धीमी होने पर कोड़े मारते। हर रोज जाने कितनी बार हम लड़खड़ाते, गिरते और मार खाते, और ये सिलसिला वर्षों जारी रहा। रे उल्लासकर, 1 हफ्ते से तुझे कह रहा हूं कि अपना खाना मुझसे मिल बांट कर खाया कर, लेकिन ऐसा लगता है तू सीधी तरह से नहीं मानेगा। तुमसे मिल बांट कर खाऊं तो मेरे लिए क्या बचेगा? तोल कर तो मिलता है खाना, मैं नहीं दूंगा। नहीं देगा कमीने? नहीं दूंगा। तो ले कुत्ते, अब डंडे खा। जा, मैं काम नहीं करता। काम तो तेरा बाप भी करेगा। हुजूर, ये काम करने से इनकार करता है। क्यों काम नहीं करेगा? जैसा बर्ताव जमादार करते हैं उसमें मैं काम नहीं करूंगा। बदमाश, तुम साला खेल के मैदान में नहीं जेल में है। इधर का डिसिप्लिन का खिलाफ जाएगा
तो हम तुमको टुकड़ा टुकड़ा कर देगा। मिस्टर बैरी, तुम मेरे टुकड़े टुकड़े कर सकते हो, मेरे शरीर पर तुम्हारा बस है, लेकिन अपनी आत्मा का मालिक मैं हूं। तुम्हारा काम मेरी आत्मा के खिलाफ है, मैं नहीं करूंगा। नहीं करेगा? नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। जमादार, इसको बेड़ी में डालो, कोठरी में हाथ बांधकर 1 हफ्ता तक लटका दो, बदमाश का सब पागलपन दूर करो।